नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के द्वादशः पाठः मरु सौंदर्यम पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक जो प्रश्न है हमारी पाठ्यपुस्तक के उनको हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा का हमारा शीर्षक है वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्न। हाँ विद्यार्थियों, प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका उत्तर प्रदान करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तर के दौरान आप अपनी अभ्यास पुस्तिका, अपनी लेखनी अपने साथ रखें। जहां पर आपको आवश्यकता हो वहां पर आप उसे लिखें। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमारे पास में जो प्रश्नों का प्रकार है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों प्रश्न दिया हुआ है, उसके उत्तर के रूप में विकल्प दिए हुए हैं। हमें सही विकल्प चुनना है और उसका उत्तर वहां पर लिखना है। तो विद्यार्थियों, हमारे पास में प्रथम प्रश्न है, पाठ्येऽस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणः इति विशेषणं कस्य कृते प्रयुक्तम्। इस पाठ में शरीर विज्ञान विचक्षणः यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो विद्यार्थियों, विकल्प के रूप में हमारे सम्मुख दिए हुए हैं आचार्य चरकस्य, आचार्य चार्वाकस्य, आचार्य सुश्रुतस्य, आचार्य वाग्भट्टस्य। तो विद्यार्थियों, पाठ्यपुस्तक और पाठ के अध्ययन के दौरान हमने जाना कि यहाँ पर शरीर विज्ञान विचक्षणः यह विशेषण आचार्य चरकस्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? आचार्य चरकस्य। इसका क्रमांक हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम द्वितीय प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। द्वितीय प्रश्न हमारे पास में है विद्यार्थियों, मरुः सुवर्णो नहि येन दृष्टः इत्यस्य अर्थोऽस्ति। जो उक्ति दी हुई है उसका अर्थ है। अब यहाँ पर विद्यार्थी विकल्प के रूप में दिया हुआ है मरुभूमो येन स्वर्णम कांचनम न दृष्टम। क्या यह इसका अर्थ है? यह विद्यार्थी इसका अर्थ नहीं है। द्वितीय विकल्प देखते हैं, मरुभूमो सुंदरः वर्णः रंग येन, इसको सही कर लेते हैं, येन उसके पश्चात है विद्यार्थियों न दृष्टः। अगला विकल्प है स्वर्णस्य मरु प्रदेशः येन न दृष्टः। उसके उपरांत विद्यार्थियों सुवर्ण है सुरंग स्वर्ण रूपः वा मरुदेशः येन न दृष्टः। तो विद्यार्थियों, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, सुवर्ण है सुरंग स्वर्ण रूपः वा मरुदेशः येन न दृष्टः। इस प्रकार से विद्यार्थी जो सही विकल्प है उसको हमने यहाँ पर लिखा है और उसका क्रम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख, सेकत्व प्रशाणुः इत्यस्य कृते प्रयुक्तम विशेषणम अस्ति। शेकत्व प्रशाणु इसके लिए प्रयुक्त विशेषण है रम्यः, सुकोमलः, हेमवर्णः, उपर्युक्तानि सर्वाणि अपि। तो विद्यार्थियों, शेकत्व प्रशाणु के विशेषण के रूप में रम्यः, सुकोमलः, हेमवर्णः ये सभी इसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो हमारा उत्तर का विकल्प क्या होगा विद्यार्थियों? उपर्युक्तानि सर्वाणि अपि। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है और इसका विकल्प भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख क्या है, मरोः सौंदर्यं वर्धते विशेषतः वसंत ऋतौ, शीत ऋतौ, ग्रीष्म ऋतौ, वर्ष ऋतु। तो विद्यार्थियों, जो मरु का सौंदर्य है वह विशेष रूप से किस ऋतु के अंदर बढ़ता है, यह हमारा प्रश्न है। मरोः सौंदर्यम वर्धते, मरु का सौंदर्य बढ़ता है विशेषतः है। तो विशेषतः वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में? तो हमारा उत्तर है विद्यार्थियों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो हमारा जो विकल्प है वह हमने यहाँ पर लिख दिया है और सही उत्तर हमने यहाँ पर अंकित कर दिया है। चलिए विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, मरुदेशे के प्रसन्नाः सन्ति गावः, मनुजाः, देवाः एते सर्वे अपि। तो मरु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन प्रसन्न होते हैं? तो विद्यार्थियों, गायें प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? एते सर्वे अपि। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है और इसका सही विकल्प हमने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। अब विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, मानम मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारम कियन्ति वस्तूनि मरुदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि। मानव मनीषिता, यह हमारा श्लोक है, पद्य है,
उसके अनुसार इत्यादि पद्यानुसारम, इस पद्य के अनुसार कियंती वस्तूनि, कितनी वस्तुएं मरुदेश में मुख्यानि प्रतिपादितानि, मुख्य रूप से प्रतिपादित है। अब विद्यार्थियों हमने उस पद्य के अंतर्गत अध्ययन किया था कि वहां पर मुख्य कितनी वस्तुएं थी, वहां पर वस्तुएं थी विद्यार्थियों सप्त, 7। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, सप्त, और इसका क्रम हम यहां पर लिख देते हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों हमारा यहां पर जो प्रश्न की प्रकृति है वह परिवर्तित होती है। अब हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब हमें उत्तर लघु रूप में देने हैं। देखिए विद्यार्थियों, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न क्या है, चरकाचार्येण मरुभूमे का विशेषता प्रकटिता। प्रश्न है मरुदेशे सेकतवप्रा बालुका स्तूपः कीदृशः सन्ति, और वर्षागमे मरोः शोभा कीदृशी भवति, मरुमरीचिकां स्पष्टीकुर्वन्तु। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे प्रश्न है। अब विद्यार्थियों हम एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसे उत्तर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे सम्मुख क्या प्रश्न है, चरकाचार्येण मरुभूमे का विशेषता प्रकटिता। तात्पर्य क्या है, आचार्य चरक द्वारा मरुभूमि की क्या विशेषता प्रकट की गई है। तो कहा उन्होंने चरकाचार्येण, इसको सही कर लेते हैं विद्यार्थियों, चरकाचार्येण, चरकाचार्येण मरुभूमेः विशेषता प्रकटिता यत अयं देशः शुष्कः अपि स्नेहाद्रभावैकरसे विशिष्टः अतः नित्यम सरसः अस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थी ये हमारा उत्तर है। चलिए इसके तात्पर्य को जानते हैं। आचार्य चरक द्वारा मरुभूमि की विशेषता प्रकट की गई है, इसको भी सही कर लेते हैं, कि गई है कि यह देश सूखा, सूखा से क्या तात्पर्य है, निर्जल अर्थात जल से रहित होते हुए भी स्नेह, प्रेम, दया आदि भावों से युक्त है, इसलिए नित्य सरस आनंददायक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर है। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, मरुदेशे शेकतवप्रः बालुका स्तूपः कीदृशः सन्ति। मरु प्रदेश में बालू के टीले कैसे हैं, तो उन्होंने बताया मरुदेशे शेकतवप्रा रम्यः सुकोमलः द्युतिमानः हेमवर्णः च सन्ति। तात्पर्य क्या हुआ, मरु प्रदेश के बालू के टीले रमणीय, कोमल, चमकते हुए और सुनहरे रंग के हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, वर्षागमे मरोः शोभा कीदृशी भवति। वर्षा आगमन पर मरु की शोभा कैसी होती है, इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, वर्षागमे मरोः शोभा सुंदरः भवति। वर्षा आगमन पर मरु की जो शोभा है वह सुंदर होती है। वर्षागमे सरहसु शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षा के आगमन पर मरु प्रदेश की शोभा सुंदर होती है। वर्षा के आगमन पर सरोवरों में जल शरद ऋतु के समान निर्मल शोभा देता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मरुमरीचिकाम स्पष्टीकुर्वन्तु। मृग तृष्णा या मरुमरीचिका को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम देखते हैं कि ग्रीष्म काले मरुभूमि दूरतः जलयुक्तम प्रतिभाति, तदा पिपासिताः मृगाः तां प्रति धावति, एतादृशं दृश्यमेव मरुमरीचिका कथ्यते। अब यहाँ पर जो बताया गया है उसके उत्तर के तात्पर्य को समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ग्रीष्म काल में मरुभूमि दूर से जलयुक्त दिखाई देती है। जब पिपासित हिरण अर्थात पानी पीने की इच्छा रखने वाले हिरण उसकी ओर दौड़ते हैं, इस प्रकार का दृश्य ही मरुमरीचिका कहा जाता है। वहां पर जल दिखाई देता है, मृग उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन विद्यार्थी वहां पर जल प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार का जो दृश्य है, उनको जो जल दिखाई देता है वह क्या है विद्यार्थियों, मरुमरीचिका।
अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों हमारा प्रश्न क्या है? क खंडम ख खंडेन यथोचितम योजयतु। क खंड को ख खंड के साथ यथा उचित योजन करो, जोड़ो। अब विद्यार्थियों हमारे पास में क खंड है और ख खंड है। इसके अंतर्गत कुछ पद दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत कुछ पद दिए हुए हैं। इन दोनों पदों को हमें समानता की दृष्टि से जोड़ना है। जैसे विद्यार्थियों चरकः, अब चरकः का संबंध किससे है? विरावः, उष्णीषम, तुंदिला, समुत्प्लुति, नर्तनम, शरीर विज्ञानम, समीरः। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों इसका संबंध है शरीर विज्ञानम। इस प्रकार से हमें इन पदों को जोड़ना है, योजन करना है। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम पदों का अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत उत्तर प्रदान करते हैं। चरकः बरह विभूषणा, गंधवः, मूर्धा, तित्तिराः, कलिंगः, कुरंगमा, विरावः, उष्णीषम, तुंदिलाः, समुत्प्लुतिः, नर्तनम, शरीर विज्ञानम, समीरः। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न के अंतर्गत पद दिए हुए हैं। चलिए इन पदों को क्रम से योजन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चरकः, चरकः के सम्मुख क्या लिखा होता है विद्यार्थियों? विरावः, लेकिन इसका क्रम क्या रहेगा सही रूप से? शरीर विज्ञानम। बरह विभूषणः, इसका तात्पर्य किससे विद्यार्थियों? नर्तनम। अब विद्यार्थियों बरह विभूषण किसको कहते हैं? मयूर को कहते हैं, और उसका संबंध किससे है? नर्तनम से। गंधवः, गंधवः से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? उसका संबंध किससे है? समीरः। मूर्धा, मूर्धा से तात्पर्य विद्यार्थियों मस्तक, और मस्तक का संबंध किससे है? उष्णीषम, पगड़ी से। तित्तिराः, तित्तिराः से संबंध किसका है? विरावः। कलिंगः, कलिंगः मतीरे कैसे हैं विद्यार्थियों? तुंदिलाः, मोटे मोटे। कुरंगमाः, और उनका तात्पर्य है विद्यार्थियों समुत्प्लुतिः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसका यथाक्रम योजन किया है। हमारे सम्मुख क खंड है, उसको हमने ख खंड के साथ यथा उचित जो क्रम था उस क्रम के साथ योजन करके उत्तर यहां पर हमने प्रस्तुत किए हैं। अब विद्यार्थियों चरकः शरीर विज्ञानम, बरह विभूषणा नर्तनम, गंधवः समीरः, मूर्धा उष्णीषम, तित्तिराः विरावः, कलिंगः तुंदिलाः, कुरंगमाः समुत्प्लुतिः। इस प्रकार से इसका उत्तर हमने यहाँ पर प्रदान कर दिया है। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानि पाठात अनविष्य लिख्यताम। अधोलिखित पदों के पर्याय पद पाठ से ढूंढकर लिखो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं उन पदों के पर्याय पद हमें पाठ से ढूंढना है, चुनना है और यहाँ पर प्रस्तुत करना है। देखिए क्या क्या पद है विद्यार्थियों? विशेषज्ञ है, उदाहरण के तौर पर इन्होंने यहाँ पर दिया है विचक्षण है। उसी प्रकार से रुक्षः, वायुः, उष्ट्रः, शिरस्त्राणम, हरिणः, मयूरः, निशाकालः या निशारंभः। इस प्रकार से ये पद दिए हुए हैं। इन पदों के पर्याय पद हमें पाठ से ढूंढना है और यहाँ पर प्रस्तुत करना है। चलिए विद्यार्थियों इनके उत्तर प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ है, इसका उत्तर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है विचक्षण है। उसके पश्चात है विद्यार्थियों रुक्षः, रुक्षः उसका पर्याय पद क्या है? शुष्कः। वायुः पर्याय पद क्या है विद्यार्थियों? शमीरः। उष्ट्रः पर्याय पद क्रमेलकः। शिरस्त्राणम इसका तात्पर्य और पर्याय पद क्या है विद्यार्थियों? उष्णीषम। हरिणः, मृगः। मयूरः, बरह विभूषणः। निशाकालः, निशारंभः, और उसका पर्याय पद क्या है विद्यार्थियों? प्रदोषः। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों पाठ से इनको पर्याय पद हैं उनको अन्वेष्य किया, उनको ढूंढा और यहाँ पर उत्तर प्रदान किया है। विशेषज्ञ है, विचक्षण है, रुक्षः, शुष्कः, वायु, शमीरः, उष्ट्रः, क्रमेलकः, शिरस्त्राणम, उष्णीषम, हरिणः, मृगः, मयूरः, बरह विभूषणः, निशाकालः, निशारंभः, प्रदोषः। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर इनके जो पर्याय पद हैं उनको ढूंढा है और यहाँ पर इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इनके जो पर्याय पद हैं उन्हें पाठ से
ढूंढा है और यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, अधतन पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखन्तु। जो नीचे लिखे गए पद हैं उनके विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो, ऐसा हमारा प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों इन पदों को देखते हैं और पाठ से जो विलोम पद हैं उनको चुनते हैं और यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। देखिए शुष्क है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है शरशः, निंदितः, उष्णः, खिन्नः, दरिद्रः, अपमानम, अपमानः, कृशः, कठोरः। ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के विलोम पद हमें पाठ से चुनना है और यहाँ पर प्रस्तुत करना है। देखिए विद्यार्थियों शुष्क है, उसका विलोम पद सरसः, निंदितः, प्रशंसितः, उष्णः, शीतलः। निंदितः से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, निंदित किया हुआ या अपमानित किया हुआ, और उसका विलोम पद क्या है, प्रशंसितः, प्रशंसा किया हुआ या प्रशंसित। उष्णः, शीतलः, खिन्नः, प्रसन्नः, दरिद्रः, समृद्धः, अपमानम या अपमानः, मानम, कृशः, तुंदिलः, कठोरः, मृदुः, सुकोमलः। इस प्रकार से विद्यार्थियों पाठ के अंतर्गत जो विलोम पद थे उनको हमने यहाँ पर चुना है और उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, अधतन पदानि आधृत्य उदाहरणं च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए पद को आधार मानकर उदाहरण के अनुसार संस्कृत के माध्यम से वाक्य का निर्माण करो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। विद्यार्थियों कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों को आधार मानकर हमें संस्कृत के अंदर वाक्य का निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया अयम, तो उन्होंने लिखा अयम भारत देशः विश्वगुरु इति कथ्यते। यह भारत देश विश्वगुरु कहा जाता है या कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वाक्य का निर्माण करके यहाँ पर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख पद है विहाय, प्रातः, प्रदोषे, मैत्री। इन पदों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य का निर्माण करना है। चलिए विद्यार्थियों एक एक पद को लेते हैं और वाक्य का निर्माण करते हैं। अयम पद उदाहरण के तौर पर पूर्व में प्रस्तुत है, अयम भारत देशः विश्वगुरु इति कथ्यते। यह भारत देश विश्वगुरु कहा जाता है। विहाय, विहाय से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, विहाय से तात्पर्य है छोड़कर। स पुस्तकम विहाय, वह पुस्तक को छोड़कर विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर वाक्य का निर्माण किया है। चले अगला देखते हैं विद्यार्थियों, प्रातः। प्रातः से क्या तात्पर्य है, प्रातः अहम प्रातः अध्ययनम करोमि, मैं प्रातः या सुबह अध्ययन करता हूँ। प्रदोषे, प्रदोषे कृषकाः गृहम आगच्छन्ति। प्रदोषे मतलब सायंकाल में किसान घर को आते हैं। मैत्री, सुदामा कृष्णयोः मैत्री दृढ़ा वर्तते। यह विसर्ग नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ पर सीधा है वर्तते, तो सुदामा कृष्णयोः मैत्री दृढ़ा वर्तते। सुदामा और कृष्ण की मैत्री दृढ़ है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो पद थे उन पदों को आधार मानकर हमने यहाँ पर वाक्य का निर्माण किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, स्थूलाक्षर पदम आश्रित्य संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम। स्थूल पदों को आश्रय मानकर संस्कृत में प्रश्न वाक्य का निर्माण करो। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा प्रश्न है। विद्यार्थियों यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य को हमें प्रश्न के अंतर्गत बदलना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अयम देशः शुष्कः अपि सरसः। यह देश शुष्क होकर भी सरस है। इस प्रकार से यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के आधार पर यहाँ पर प्रश्न निर्माण किया गया है। अयम, तो अयम के स्थान पर उन्होंने लिखा कः देशः शुष्कः अपि सरसः। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया गया है। अब विद्यार्थियों जो शेष वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों का हमें अध्ययन करना है और उनका प्रश्न निर्माण करना है। देखिए विद्यार्थियों, मरौ तुंदिलाः कलिंगाः भवन्ति, प्रदोषे चेतांसि विकसन्ति, सुमेरुशृंगाः मरौ भान्ति, तित्तिराणां विरावः मधुरः, मरुदेशः चरकेश्वरेण प्रशंसितः। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ हमारे सम्मुख वाक्य हैं, उन वाक्यों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। और किसका विद्यार्थियों, स्थूल अक्षर पदम आश्रित, जो स्थूल है उसको आधार मानकर। तो चलिए विद्यार्थियों एक एक वाक्य को लेते हैं और उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो स्थूल पद था वह क्या है, अयम। सबसे पहले हम जो स्थूल पद हैं उन्हें चिन्हित कर लेते हैं, उसके पश्चात हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है विद्यार्थियों तुंदिला, उसके पश्चात है विद्यार्थियों यहाँ पर प्रदोषे, उसके पश्चात है विद्यार्थियों सुमेरु श्रृंगः। इसको सही कर लेते हैं, सुमेरु श्रृंगः। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारा प्रश्न दिया हुआ था उस प्रश्न के आधार पर हमने वहां पर जो स्थूल पद हैं उन स्थूल पदों को अंकित कर लिया है। अब विद्यार्थियों एक एक पद लेते हैं। यह उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, अयम देशः शुष्कः अपि शरशः। इसका प्रश्न निर्माण किस प्रकार से किया गया है, कः देशः शुष्कः अपि शरशः, इस प्रकार से किया गया है। चलिए द्वितीय वाक्य लेते हैं, मरौ तुंदिलाः कलिंगाः भवन्ति। मरु प्रदेश में मोटे मोटे मतीरे होते हैं। अब विद्यार्थियों जो तुंदिला है वह स्थूल पद है, यहाँ पर इसको आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण विद्यार्थियों हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम किम सर्वनाम जो पद हैं उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पर प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, या जो अव्यय हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रश्न निर्माण करते हैं। तो मरोः कीदृशाः कलिंगाः भवन्ति। मरु प्रदेश में किस प्रकार के मतीरे होते हैं। अगला वाक्य है विद्यार्थियों, प्रदोषे चेतांसी विकसन्ति। अब यहाँ पर प्रदोषे समय के रूप में बता रहा है, तो विद्यार्थियों हम अव्यय का प्रयोग करते हैं समय के रूप में, कदा। तो क्या लिखेंगे, कदा चेतांसी विकसन्ति, इस प्रकार से। अगला है विद्यार्थियों, सुमेरु श्रृंगाः मरौ भान्ति। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बहुवचन के रूप में हम लेंगे किम सर्वनाम के पद, तो क्या लिखेंगे, के मरौ भान्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न निर्माण किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे के जो हमारे वाक्य हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थूल पद है विद्यार्थियों तित्तिराणाम, और यहाँ पर है मरुदेश है। तो तित्तिराणाम विरावः मधुर है। जो तितरी पक्षी विशेष है उसका जो विराव है, कलरव है, वह क्या है विद्यार्थियों, मधुर है। तो इन्होंने प्रश्न बनाया किम जो सर्वनाम पद हैं उनके आधार पर, तो केशाम विरावः मधुरः, इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न बनता है। और विद्यार्थी यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अंत में जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाएगा यह प्रश्न के रूप में उत्तर माना नहीं जाएगा। मरुदेशः चरकेश्वरेण प्रशंसितः। मरुदेश आचार्य चरक या चरक के द्वारा प्रशंसित है या उसकी प्रशंसा की गई है, इस प्रकार से। तो विद्यार्थियों मरुदेश है के स्थान पर हम किम सर्वनाम जो पद हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कः चरकेश्वरेण प्रशंसितः, इस प्रकार से इसका प्रश्न निर्माण करेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो प्रश्न था उस प्रश्न को हमने हल किया है, और जो वाक्य दिए हुए थे उन वाक्यों को हमने प्रश्न के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, उसकी प्रकृति है निबंधात्मक प्रश्न। हाँ, जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है विद्यार्थियों, निबंधात्मक है। उसका उत्तर हमें विस्तृत रूप से यहाँ पर प्रदान करना है। देखिए विद्यार्थियों प्रथम प्रश्न क्या है, मरुभूमेः सौंदर्यम अवलंब्य 10 संस्कृत वाक्यानि लिखन्तु। अगला प्रश्न है, मरुदेशस्य वर्षाकालिकं महात्म्यं वर्णयन्तु। रम्य क्वचित् विकासवन्ती इत्यस्य पद्यस्य हिन्द्यनुवादो विधेयः। सशीतलो कुरंगमाणाम इत्यस्य पद्यस्य संस्कृत व्याख्या विधेयः। इस प्रकार से विद्यार्थियों यह हमारे प्रश्न है। चलिए एक एक प्रश्न को लेते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमारे सम्मुख प्रश्न क्या है, मरुः भूमेः सौंदर्यम अवलंब्य 10 संस्कृत वाक्यानि लिखन्तु। मरुभूमि के सौंदर्य को मानकर या सौंदर्य से युक्त है ऐसा 10 संस्कृत के वाक्य लिखो। इस प्रकार से विद्यार्थियों मरुभूमेः सौंदर्यम अवलंब्य 10 संस्कृत के वाक्य हमें यहाँ पर लिखने हैं। चलिए विद्यार्थियों हमने इसके 10 वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, साथ में उनका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया है ताकि हम उसे सघनता से समझ सकें। देखिए विद्यार्थियों, मरुदेशः सुवर्णः रम्यः च अस्ति। मरु प्रदेश सुरंगा और रमणीय है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो मरु प्रदेश है उसके सौंदर्य के विषय में 10 वाक्य यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। वाक्यों के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर जो अर्थ है उसकी दृष्टि से
प्रस्तुत किया है। देखिए अगला है मरुदेशः शुष्कः अपि स्नेहेन सरसः भवति। मरु प्रदेश सूखा होते हुए भी स्नेह से सरस होता है। अगला है विद्यार्थियों सुमेरु श्रृंगाः मरोस्फुटं भान्ति। सुमेरु पर्वत के शिखर में स्पष्ट सुमेरु पर्वत के शिखर स्पष्ट सुशोभित होते हैं। यहां पर है विद्यार्थियों सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित होते हैं। मरुदेशे हेमवर्णः शेकत्वप्राः शोभन्ते। मरु प्रदेश में स्वर्णमय रेत के टीले सुशोभित होते हैं। इस प्रकार से अब अगला वाक्य देखते हैं विद्यार्थियों। अगला है मरुदेशे शीतलः गंधवः समीरः वहति। मरु प्रदेश में शीतल और सुगंधित वायु बहती है। चलिए विद्यार्थी जो शेष वाक्य का हमने निर्माण किया है उन्हें भी देखते हैं। अत्र तित्तिराणाम मधुरः विरावः रम्यं भवति। यहाँ पर तीतरों की मधुर ध्वनि रमणीय होती है। अत्र मयूराणाम नर्तनम रम्यं भवति। यहाँ मयूरों का नृत्य रमणीय होता है। मरुदेशे शारदी चंचल चंद्रिका रमणीया भवति। मरु प्रदेश में शरत काल में चंचल चांदनी रमणीय होती है। और शेष है विद्यार्थियों मरुदेशे तुंदिलः स्वादुरसः कलिंगः भवन्ति। मरु प्रदेश में मतीरे मोटे व स्वादिष्ट होते हैं। मरुदेशः चरकेश्वरेण प्रशंसितः अस्ति। मरु प्रदेश आचार्य चरक द्वारा प्रशंसित है। मरुदेशे स्फुरगावलीषु स्फुरन्ति स्फूर्तिः दृश्यते। मरु प्रदेश में पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति दिखाई देती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे प्रश्न आया था उस प्रश्न के अंतर्गत हमने यहाँ पर वाक्यों का निर्माण किया है और यहाँ पर हमने 10 की अपेक्षा 11 जो वाक्य हैं उनका निर्माण किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या है विद्यार्थियों मरुदेशस्य वर्षाकालिकम महात्म्यम वर्णयन्तु। मरु देश के वर्षा के समय का महत्व वर्णित करो। इस प्रकार से ही हमारा प्रश्न है। चलिए विद्यार्थी उसका उत्तर प्रदान करते हैं। वर्षागमे चारु मरु विहाय कश्यापि कुत्रापि चित्तम न रमते। वर्षा के आगमन के समय जो सुंदर मरुस्थल है सुंदर मरु प्रदेश है उसको छोड़कर किसी का कहीं पर भी चित्त रमण नहीं करता है अर्थात यहीं पर रमण करता है उसे यही सब कुछ अच्छा लगता है। वर्षा काले अपि मरुदेशे सरोवरेषु तडागेषु वा शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षा काल में भी मरुदेश में सरोवरों में अथवा तडागों में सरोवरों में अथवा तालाबों में जो शरद ऋतु है उस शरद ऋतु के समान जो जल है वह चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारा प्रश्न था उस प्रश्न का हमने यहाँ पर उत्तर प्रदान किया है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रम्य क्वचित विकासवंती इत्यस्य पद्यस्य हिंदी अनुवादो विधेयः। यह जो विद्यार्थियों हमारा जो श्लोक है जो पद्य है उसका हिंदी अनुवाद हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो विद्यार्थियों जो हमारा प्रश्न था उस प्रश्न के अंतर्गत जो श्लोक है जो पद्य है वह अपूर्ण लिखा हुआ था। सर्वप्रथम हमने इसको पूर्ण रूप से लिखा है उसके पश्चात उसका जो अनुवाद है उसको प्रदान किया है। चलिए इसको एक बार अध्ययन करते हैं उसके पश्चात आगे की ओर अग्रसर होते हैं। रम्य क्वचित से कतव प्रशानो शुकोमले भास्वति हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखं स्थितानां केशां न चेतांसि विकासवन्ति। यह पूर्ण रूप से श्लोक है। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं विद्यार्थियों। कहीं पर रमणीय सुकोमल कांतिमान स्वर्णित मिट्टी के टीलों अथवा धोरों के शीर्ष पर सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के चित्त प्रफुल्लित नहीं होते हैं अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा पद्य है उसका अनुवाद है हिंदी अनुवाद है। चलिए विद्यार्थियों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स शीतलो कुरंगमाणाम इत्यस्य पद्यस्य संस्कृत व्याख्या विधेयः। स शीतलो कुरंगमाणाम इस पद्य की संस्कृत व्याख्या लिखो या प्रस्तुत करो। इस प्रकार से हमारा
प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो श्लोक अपूर्ण है, सर्वप्रथम हम उसे पूर्ण करते हैं और उसके पश्चात उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, स शीतलो गंधवः शमीरः, स शीतलो गंधवः शमीरः, सतीतिराणां मधुरो विरावः, तन्नर्तनम्बरः विभूषणानां, समुत्प्लुतिः सा च कुरंगमाणाम्। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारा श्लोक पूर्ण है। देखिए क्या प्रश्न में क्या पूछा गया है, स शीतलो कुरंगमाणम इत्यस्य पद्यस्य संस्कृत व्याख्या विधेयः। इस पद्य की संस्कृत व्याख्या लिखो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम यह श्लोक है, उस श्लोक का अन्वय प्रस्तुत करते हैं। स शीतलः गंधवः शमीरः, स शीतलः गंधवः शमीरः। उसके पश्चात विद्यार्थियों, तित्तिराणाम स मधुरः विरावः, तित्तिराणाम स मधुरः विरावः। उसके पश्चात है बरह विभूषणानाम तत्नर्तनम, और अंत में है विद्यार्थियों, साच कुरंगमाणाम समुत्प्लुतिः, साच कुरंगमाणाम समुत्प्लुतिः। इस प्रकार से इसका अन्वय है। चलिए विद्यार्थियों, अब इसका अन्वय हमारे सम्मुख है। प्रसंग लिखकर हम इसकी संस्कृत व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। अस्मिन् श्लोके कविना मरु प्रदेशस्य सौंदर्यम विविध विशेषताश्च वर्णिता। इस श्लोक में कवि के द्वारा मरु प्रदेश के सौंदर्य की विविध विशेषताएं वर्णित की गई है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखते हैं। मरु प्रदेशस्य शोभाम वर्णयन कविः कथयति यत् मरु प्रदेशे शीतलः सुगन्धितः च पवनः तित्तर नामाख्या पक्षी विशेषाणां मधुरं कूजनं मयूराणां नृत्यं हरिणाणां च उत्प्लवनम अत्यधिकम रम्यम सुखदायकं च भवति। इस प्रकार से विद्यार्थी इसकी संस्कृत व्याख्या है। चलिए इसको समझते हैं और जो हमारा संस्कृत व्याख्या का प्रश्न है उसको पूर्ण करते हैं। मरु प्रदेश की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मरु प्रदेश में शीतल और सुगंधित वायु, तितर नाम का जो पक्षी विशेष है उसका मधुर कूजन, मयूरों का नृत्य और जो हिरण है उनका उछल कूद अत्यधिक रम्य और सुखदायक होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो हमारे प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है और उनको समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों, आगे के वीडियो में हम जो हमारे पाठ के शेष प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, शेष प्रश्नों को हल करने के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।